हमको दिखा के रसगुल्ला अपना मुंह में डाल लिया। हमको दिखा के रसगुल्ला अपना मुंह में डाल लिया। तुम साला मर जाएगा, मिट्टी नहीं देगा। पहले उस्ताद उमर शरीफ ही हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने उनसे बहुत सीखा और मेरी खुशकिस्मती है कि एक दफ़ा उनसे मिलने का मौका भी मिला लाफ्टर चैलेंज के सीज़न 3 में। थर्ड में जब मुझे बुलाया गया, जिसमें कपिल भी थे सब थे, तो उसमें जाने के बाद थोड़ा मुझे लगा, और क्या वो पॉपुलर मीडियम था, उसने पैसे दिए, नाम दिया, इज्जत शोहरत सब उसने दिया, तो फिर मैंने थिएटर को छोड़ दिया। मैं जॉनी लीवर को अपना आइडियल मानता हूँ एज ए परफॉर्मर। 8 सीज़न मैंने किए कॉमेडी सर्कस के, तो वो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि अब टेलीविज़न में उतना वैरायटी एंटरटेनमेंट का कोई कॉमेडी के नाम पे कोई शो आ रहा है। दोस्तों, आज की टेंस भरी दुनिया में अगर कोई आपको हंसा रहा है तो ये सबसे मुश्किल काम है। इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी पता नहीं कितनी मुश्किल में हो सकता है, वो बहुत सारे मसाइल से दो चार हो, लेकिन उनका एक ही मकसद है, आपको हंसाना। और ये सबसे मुश्किल काम है, हम सब जानते हैं। हमारे साथ रहमान साहब हैं। रहमान साहब फेमस कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। जिन लोगों ने कॉमेडी सर्कस में इनको देखा है वो सब जानते होंगे रहमान साहब कौन है। उसके बाद अब यूट्यूब की दुनिया में भी ये छाए हुए हैं, सब इनको जानते हैं ये कौन है। रहमान साहब जी सर, एक ज़माने में आपने बहुत हंगामा मचाया हुआ था, ख़ास तौर पे श्वेता तिवारी के साथ। लोग बहुत पसंद करते थे आपको, बहुत ज़्यादा। आपकी तो अपनी एक पहचान है ही, लेकिन उनके साथ जो आपकी बहुत बेहतरीन ट्यूनिंग बनती थी, कैसा लगता है? अच्छा लगता था। और श्वेता जी थी, रक्षंदा खान जी, चित्राशी रावत जी, और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ, और अनूप सोनी जो हमने कॉमेडी सर्कस में, मतलब मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम 2009 में कम से कम उसके 6-8 सीज़न मैंने किए कॉमेडी सर्कस के, तो वो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि अब टेलीविज़न में उतना वैरायटी एंटरटेनमेंट का कोई कॉमेडी के नाम पे कोई शो आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो एक ही पैटर्न की स्क्रिप्टिंग, एक ही तरह की राइटिंग हो रही है और अच्छा है। बट उस वक्त जो ना मुख्तलिफ जो है, आपको देखते थे कोई सटायर लेकर आ रहा है, कोई पंजाब से ह्यूमर लेकर आ रहा है, कोई मुंबई से लेकर आ रहा है, कोई यूपी का लेकर आ रहा है स्टाइल, तो वो बड़ी यूनिकनेस थी उस शो की जो आज मिसिंग है। क्योंकि आज राइटर्स मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक तरह की ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और पहले हम लोग का स्क्रिप्टिंग में हमारा बड़ा अमल दखल होता था कि मेरी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी हैं, तो वो उसकी इनफरादियत पता चलती थी, तो जो आज मिसिंग है। तो वो आज भी इसलिए यूनिक और आज भी याद किया जाता है, इसलिए आज भी यूट्यूब पे और लोग सर्च करते हैं और देखते हैं उसको। आपका तलफ़ुज़ बहुत बेहतरीन है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि तलफ़ुज़ बेहतर हो तभी कॉमेडी अच्छी की जा सकती है, लेकिन कभी एक मसला होता है कि आप बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस वो समझ नहीं पा रही है। चूँकि आपको ये भी जज करना है, पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। तो कभी कभी ये मुश्किल होता है आपको कि पता नहीं गलत ऑडियंस के बीच में आ गया हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर 1-2 जोक के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाता है इनके साथ कैसा सलूक करना है? हाँ, पहले 2-3 मिनट पहले एक तो उससे पहले जो मेरे हिसाब से एक अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ अगर परफॉर्मर है, उसको नब्बाज होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो उनको साइक रीड करने अगर आता है उस शख्स को, तो वो काम आसानी से कर लेता है। तो बोलने से पहले तो देख के, रूम देख के अंदाज़ा हो जाता है। और भी धीरे धीरे करते करते मुझे 70-80% एक रूम में आने के बाद ये समझ आ जाता है कि यहाँ क्या करना चाहिए, ये क्या होगा, क्या नोशन है, क्या वाइब है। और फिर कभी 2-3 मिनट बात करके और क्लैरिटी आ जाती, तो 2-3 मिनट समझ आ जाता है कि किस तरह के जोक चलेंगे, किस तरह की ऑडियंस है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाषा चैलेंज है, लेकिन अब जैसा हमारे साथ टेलीविज़न की वजह से ना कि बहुत ऐसे, जो अभी कल का शो हुआ, ये जो हाइडेंट का जो क्या कहते हैं, जो नए जसोला में जो वेंचर लॉन्च हुआ है, उस पर इसमें जो ऑडियंस आई थी वो काफ़ी लिटरेट ऑडियंस है, ज़बान समझने वाली, ज़बान व बयान, और मैच्योर ऑडियंस थी ज़्यादातर, मेजॉरिटी। तो यहाँ तो बहुत स्मूथ सेलिंग था, लेकिन कई बार हमको उतना ही, अभी मैंने एक अररिया बिहार में भी शो किया थोड़े दिन पहले, तो हम इतने अलग तरह के ऑडियंस के लिए एक्सपोज्ड हैं, तो चेंज करना पड़ता है। बट मैंने 360 चेंज नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा एक पैटर्न बनाया हुआ है कि इसमें 50% ऑफ द मटीरियल है कि सब जगह चलेगा, 50% आपको अडाप्ट करना पड़ता है। हाँ, अगर जैसे हिंदी भाषी ऑडियंस है तो थोड़ा सा आपको उनकी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग फॉर देम, उनको केटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको उनकी IQ लेवल के हिसाब से आपको चलना है। हम बहुत नीचे भी नहीं जाना, क्योंकि आपको अपना स्तर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना, कि आपका जो एक म्यार है उसको भी बहुत समझौता नहीं करना है आपको, बट थोड़ा उनकी समझ में आए ना, उस लेवल पे जाना चाहिए। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं, वो करते हैं, उसमें कोई मुझे टचवुड कोई दिक्कत नहीं आती, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ।
रमान भाई, ऑडियंस को खुश करने के लिए जो कॉमेडियन होते हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक बोल देते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा डर लगता रहता है यार कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो आप फंस जाऊंगा? हाँ, एक बार बिहार में हुआ था, तो पटना में मैं शो कर रहा था। अभी क्या होता है, हम लोग प्लेइंग टू द गैलरी के चक्कर में कई बार ये होता है कि मुश्किल तो है, और स्पेशली क्राउड वर्क करने वाले, मैं क्राउड वर्क बहुत करता हूँ। तो एक भाई साहब कैमरा लेके बैठे हुए थे और इत्तेफाक से वो बैठे हुए थे पटना में ऐसे, तो मैंने कहा कि बहुत सही मुद्रा में बैठे हो, बस लोटा आ जाए बगल में मज़ा आ जाएगा। तो उन्होंने कैमरा धीरे से किया और ऐसे उठे, मुझे लगा आज ये पटक के मारेगा मुझे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ जुमला बोल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो अब मैं शुरू में ही पहले ही बात कर लेता हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरी ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ भी है और ये मेरी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को ऑफेंड भी कर सकता है। तो कोशिश तो हम ये करते हैं रीड करने की, उतना ग्रिल करते हैं जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई नफसियाती तौर पर ये है कि वो बुरा लग जाएगा, बुरा मान जाएगा अनवांटेड तरीके से, तो उसके लिए फिर हम बॉदर भी नहीं करते। हाँ, ये तो चैलेंज रहता है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने इतना बुरा मान लिया कि फिर मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं सॉरी भी तुरंत कह देता हूँ। तो बट ये है कि कॉमेडी मतलब मजाक, अब मजाक जो है वो बताइए कैसा है मजाक, मतलब आप नॉर्मली आप किसी से मजाक करें तो चांसेस है कि बुरा लग सकता है उसको, तो हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। टचवुड अभी तक ऐसा कुछ अनटूवर्ड इतना नहीं हुआ, इतना हुआ जो भी हुआ मैनेजेबल हुआ और बहुत इंजॉय किया मैंने जो भी। रमान भाई, आमतौर पे जितने भी कॉमेडियन हैं वो पाकिस्तान के उमर शरीफ साहब को ही अपना आइडियल मानते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने कई लोगों से सुना है कि आप में बहुत हद तक उनका अंदाज है, उनकी जो बातें हैं वो एक्सटेम्पोर बहुत चीज़ें ऐसी बोल देते थे बेहतरीन, आप भी उस तरह बोल देते हैं। तो एक तो आपके अपने आइडियल कौन है, और जो लोग आपको कहते हैं कि उमर शरीफ साहब का कुछ ना कुछ टच आप में आ जाता है, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, मेरे लिए मतलब बड़े एजाज़ की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सच है, इसमें सच्चाई है। क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल, और तो मैंने बकरा किश्तों पे देखा था पहला उसका सीज़न, 2 सीज़न 3 सीज़न देखे, तो इतना उसने मुतासिर किया उसको, तो उस तरह से दोस्तों में बोलना शुरू किया पहले स्कूल में। जैसे वो बोल देते थे कुछ भी, तो स्पॉन्टेनिटी का जो है ना, जो सीड जो है ना वहीं से पड़ी थी देखा जाए। उससे पहले विटी था मैं, कुछ ऐसा बोल, लेकिन वो जिस तरह से जुमले बनाते थे ना उनकी नकल करने लगा दोस्तों में, फिर वो सिस्टम में चला गया, कहीं कहीं वो था सबकॉन्शियस लेवल पे उमर शरीफ साहब का वो जो स्टाइल अंदर था। फिर लेकिन मैंने कंज्यूम भी बाद में बहुत किया। जब मैं इसमें आया तो मैंने, जैसे मैं जॉनी लीवर को अपना आइडियल मानता हूँ एज ए परफॉर्मर, उनका भी एक यूएसपी है, तो वो भी अडेप्ट किया जब मैं कैरेक्टर करता हूँ। मुझे वेस्ट मैंने बहुत देखा इंटरनेट के बाद, जैसे मैंने साइनफील्ड को बहुत देखा है, जॉर्ज कार्लाइन को, डेव शेपेल को, क्रिस रॉक को। इनका अलग तरह का काम है। इन्होंने बताया कि स्टैंड अप कॉमेडी सीखी भी जा सकती है, जोक लिखा भी जा सकता है, वरना यहाँ बिलीव था कि जोक लिखा नहीं जा सकता। आप सोचते हैं तो जोक राइटिंग, डिलीवरी, ये तो वेस्ट बहुत देखा मैंने। तो फिर ये कई तरह के आर्ट फॉर्म को, कई तरह के आर्टिस्टों को देखने के बाद जो है मैंने फिर अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया। मैं नो डाउट मेरा पहला जो है पहले उस्ताद उमर शरीफ ही हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने उनसे बहुत सीखा और मेरी खुशकिस्मती है कि एक दफ़ा उनसे मिलने का मौका भी मिला लाफ्टर चैलेंज के सीज़न 3 में। जब वो आए थे एज ए जज आए थे, तो हमने उनसे मुलाकात की थी और वो बहुत ही एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। तो हाँ, वो मेरे आइडल हैं। जॉनी भाई हैं, लेट राजू श्रीवास्तव चले गए हैं, वो भी मेरे बड़े आइडल हैं। तो ऐसे कुछ नाम है जो जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रमान भाई, इन दिनों OTT का ज़माना है, यूट्यूब भी आ गया है, बहुत सारे लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, चूँकि आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में आपका बहुत नाम हो चुका है, तो आने वाले दिनों में इस सिलसिले में और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? बेसिकली यार, स्टैंड अप कॉमेडी हैपेंड बाय डिफ़ॉल्ट। मैं कॉमेडियन था ही नहीं। एक सैड बात, मतलब जो भी एक फैक्ट ये है कि मैं थिएटर कर रहा था, मैं 10-12 साल थिएटर कर चुका था, और ये था कि दोस्तों में मैं थोड़ा बहुत हंसा लेता था, प्लेस भी लिख लेता था। वीटी में था तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आने के बाद लोगों ने बोला कि यू शुड गो ओवर देयर, यू शुड ट्राई योर हैंड। मैंने बोला नहीं यार, ये मेरा अपना मानना ये था कि इंडिया में जो उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी चल रही थी, तो मुझे उसका एज़ कम्पेयर टू वेस्ट मुझे ऐसा लगता था बहुत ही डाउन मार्केट या लो लेवल या मिमिक्री या वॉइस कल्चर के ऊपर ज़्यादा चलता था। मुझे ऐसा लगता था ये मुझे बहुत, उससे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मुतासिर नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ठीक आर्ट फॉर्म है, इसमें नहीं, थिएटर ज़्यादा बेटर है। बट चूँकि पॉपुलर था
और जब सीज़न 2 में मैंने देखा स्क्रिप्टिंग होने लगी थी। पहले 1 में चुटकुले सुनाए जाते थे, एक आध रिस्पेक्टिव 2-4 लोगों को छोड़ के। मैंने देखा कि नहीं, अभी स्क्रिप्टिंग कुछ अलग है। तो 3rd में जब मुझे बुलाया गया, जिसमें कपिल भी थे, सब थे, तो उसमें जाने के बाद थोड़ा मुझे लगा, और क्या वो पॉपुलर मीडियम था, उसने पैसे दिए, नाम दिया, इज्जत शोहरत सब उसने दिया, तो फिर मैंने थिएटर को छोड़ दिया और फिर करने लगा और टचवुड। हाँ, बट ये जो आपका सवाल है कि मैं बेसिकली एक्टर हूँ, तो वो जहन में है कहीं, और उसी श्रृंखला की कड़ी मेरा एक प्ले मैंने शुरू किया है 2023 में, ह्यूमर बास के नाम से, तो जिसमें मैं एज एन एक्टर नज़र आता हूँ। उसमें मेरी कई कंटेम्प्रेरी दास्तान गोई, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, इट्स एन अमालगमेशन ऑफ 4-5 आर्ट फॉर्म्स, और मेरा एक्टर उसमें बहुत नज़र आता है। तो उसी श्रृंखला की कड़ी के उसके साथ साथ मैं अपने आप को पहुंचाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ हंसाने वाला नहीं हूं, मैं ये भी हूं, और वो पहुंच भी रहा है। टचवुड जश्न रेख्ता में भी बड़ा कामयाब शो हुआ उसका, है ना। अभी हमने राजकोट गुजरात में 2 दिन पहले उसका शो किया, तो वो उसी श्रृंखला की कड़ी है। और हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, जहाँ मैं बहुत गंभीर कैरेक्टर भी करना चाहता हूँ। तो वो है मेरे जहन में है, और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे उसको। रफाल भाई, कल आपने हम लोगों को होटल में एक बंगाली के अशार सुनाए थे कुछ, तो प्लीज़ 2-3 अशार सुना दें उसे। बंगाली? अच्छा, आपको बंगाली पसंद है क्या? आपको बंगाली पसंद? सबको पसंद है बंगाली। क्या मतलब, कैसा क्या मामला हो गया था? कुछ किया नहीं बंगाली ने हमारे साथ, लेकिन कुछ नहीं किया मतलब आपने करने नहीं दिया कि वो कर नहीं पाया? कर नहीं पाया वो। तो मजाक के अलावा आपको बंगाली पसंद है, तो मतलब जो बड़े क्यूट होते हैं मुझे लगता है। मतलब यहाँ के बंगाली में मेरे साहब का पड़ा था बांग्लादेश, मतलब मैं मिडिल ईस्ट में आता हूँ, तो बांग्लादेश के बंगाली बड़े क्यूट होते हैं। वो मछली इतना पसंद करते हैं ना कि मतलब 1 किलो चावल के बीच में एक मछली घुसाते हैं, और मछली देख देख के पूरा चावल खा जाते हैं। मछली एंड तक सलामत रहती है। मैं अगर 40 बांग्लादेशी बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, बीच में एक मछली फेंक दो, सब एक दूसरे को मार देंगे, मछली एंड तक बाकी रहेगी। अच्छा, आपकी शेर सुना देता हूँ। वो एक एक्सपेरिमेंट है कि एक बांग्लादेशी आदमी या बंगाली आदमी, अब वो उसका एक स्टाइल है, तो वो दुआ कर रहा है कि बोंगला नहीं देगा, बोंगला नहीं देगा, क्या गाड़ी नहीं देगा, बोंगला नहीं देगा, क्या गाड़ी नहीं देगा, औलम ये तुम हमको कुछ भी नहीं देगा, और तुम जान मांगो देगा, ईमान मांगो देगा, खाने का टाइम हम किसी को मछली नहीं देगा, वो हमको दिखा के रसगुल्ला अपना मुंह में डाल लिया, हमको दिखा के रसगुल्ला अपना मुंह में डाल लिया, तुम साला मर जाएगा, मिट्टी नहीं देगा। तो ये ऐसे ही आया था। तो ऐसे बहुत सारे किरदार मेरे उसमें, वो कहीं आप देखेंगे मैंने कम से कम 8-12 कैरेक्टर किए। बंगाली, हैदराबादी, दिल्ली वाला, मुंबई वाला, गुजराती, पारसी, चाइनीज़ आदमी, पठान आदमी कैसे शायरी कर रहा है। सर पठान का प्लीज, पठान भी पसंद है आपको? पठान शौक तो नहीं है, लेकिन पठान ये सब अब अच्छी बात है। पठान जो है, वो पठान को मोहब्बत हो गई, तो पठान अपनी मोहब्बत अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि तेरा बगैर हम कैसा रहेगा, वो एक ही तरह जाएगा, तेरा बगैर हम कैसा रहेगा, वो एक ही तरह जाएगा, तुम हमको ठेम नहीं देगा तो हम मर जाएगा, अब मेरा अलावा तेरा गली से जो भी गुजरेगा इंशाअल्लाह फिर वो दुनिया से गुजर जाएगा। जिससे प्यार करता है ना शादी भी उसी से करो, जिससे प्यार करता है ना शादी भी उसी से करो, ये जो मोहब्बत का नशा है ना उतर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। ये थे रहमान साहब को जो लोग हमारे साथ अभी रहमान साहब थे, जो लोग कॉमेडी सर्कस देखे हुए हैं वो सब जानते होंगे रहमान साहब कौन है। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो प्लीज़ उसके पुराने एपिसोड देखिए। रहमान साहब यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इनका अपना चैनल भी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे टैलेंट इनके अंदर कूट के भरा हुआ है। ये सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है बल्कि बेहतरीन एक्टर भी है। सर्च कीजिए यूट्यूब पे, फिर अंदाज़ा होगा ये कितने मशहूर आदमी है।